चलिए, सो अगले सेगमेंट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रॉपर्टी अगर आपको गिफ्ट में मिली है तो उसका बेसिस क्या होगा। कि सर अगर हमें किसी ने कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे दी है तो उसका हमें वैल्यू कैसे डिफाइन करना, बिकॉज हमको कोई प्रॉपर्टी अगर गिफ्ट में मिली तो हमने तो कुछ पे नहीं किया होगा। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, गिफ्ट और इनहेरिटेंस सेम है या अलग है? आपको अगर कोई पूछे कि गिफ्ट और इनहेरिटेंस इज द सेम थिंग और इट्स अ डिफरेंट थिंग, कितनों को लगता है सेम थिंग है और कितनों को लगता है डिफरेंट है? डिफरेंट है या सेम थिंग है? कुछ लिख रहे हैं सर सेम है। इनहेरिटेंस मतलब पुश्तैनी, और गिफ्ट तो कोई भी किसी को दे सकता है। तो पहली बात डे वन से यही समझना कि ये वाला जो प्रोविजन हम पढ़ने जा रहे हैं वो इनहेरिटेंस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम गिफ्ट के लिए पढ़ रहे हैं। ये बात आप पहले डे से याद रखें, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको इनहेरिटेंस एग्जाम में दे देंगे और आप गिफ्ट समझ के उसका ट्रीटमेंट ना देकर आ जाए। तो हमने यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि सर आप बात कर रहे हैं गिफ्ट की, तो गिफ्ट में हम कुछ पेमेंट तो करते नहीं है, हमको फ्री में मिलती है। तो यहां पे बहुत सारे सिनेरियो हैं कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है तो उसके बेसिस कैलकुलेशन करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का नॉलेज होना कंपलसरी है। तो सबसे पहले दो पार्टीज होती है, एक होता है डोनर और एक होता है डोनी। तो जो गिफ्ट दे रहा है उसको बोलते हैं डोनर, और जो गिफ्ट रिसीव कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? डोनी। तो अगर आपको गिफ्ट का वैल्यू पता करना है तो सबसे पहला काम आपको यह पता करना होगा कि डोनर का एडजस्टेड बेसिस क्या है। एडजस्टेड बेसिस मतलब उसमें कुछ एडजस्टमेंट दिए गए, लाइक डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट दिए हो, कुछ और नई प्रॉपर्टी में उसने कुछ खरीद लिया हो। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर ये मिस्टर राम है, ये अपने सन को गिफ्ट दे दें। गिफ्ट देखो, जरूरी नहीं कि कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिले। इनहेरिटेंस में कब मिलेगी? जब राम की डेथ हो जाएगी तब सन को मिलेगी ना। लेकिन राम ने अगर अपने जीवित रहते हुए अपनी लाइफ टाइम में अपने सर्वाइवल के ड्यूरेशन में प्रॉपर्टी दे दी तो इसको हम गिफ्ट बोलते हैं, ये ध्यान रखना। तो राम कौन है? डोनर है। ये कौन है? डोनी है। तो हम बेसिस किसके लिए पता कर रहे हैं? सन के लिए पता कर रहे हैं या राम के लिए पता कर रहे हैं? पहले तो यही कंफ्यूजन है कईयों को, किसके लिए पता कर रहे हैं यहाँ पे बेसिस? राम के लिए कि सन के लिए? सर ऑब्वियस सी बात है, अगर गिफ्ट के बारे में बात, अब देखो कई बच्चों ने लिख दिया राम। बेटा राम के लिए नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ किसके लिए पता कर रहे हैं? सन के लिए। तो अब ये भी ध्यान रखना है, हम किसके लिए पता कर रहे हैं? सन जो रिसीवर है। हमारी हेडलाइन क्या थी? व्हाट इज द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज ए गिफ्ट। तो उनका कहना है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी को गिफ्ट के रूप में रिसीव करें तो यू शुड नो थ्री थिंग्स। फर्स्ट, कि डोनर की बुक में एडजस्टेड बेसिस क्या था। तो पहली बात आपको यह पता करनी होगी। दूसरी बात आपको पता करनी होगी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। या मेंशन है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ डोनर मेड द गिफ्ट। देखो उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया उसी टाइम पर जिस टाइम आप गिफ्ट दे रहे हैं उस टाइम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए। और तीसरा, अमेरिका में गिफ्ट टैक्स लगता है। कितना गिफ्ट टैक्स पे किया है, कितना गिफ्ट टैक्स का पेमेंट किया गया है। अब ये गिफ्ट टैक्स कैसे लगता है, कितना होता है, इसके क्या क्लोज है, वो गिफ्ट टैक्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभी गिफ्ट टैक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट के रूप में मिल रही है तो आपको तीन बातें पहले डे से पता होनी चाहिए कि सर डोनर का एडजस्टेड बेसिस, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और गिफ्ट टैक्स कितना पे किया। ये तीनों नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आप बेसिस निकाल पाएंगे। तो इसके अंदर रूल नंबर 1 बहुत टेक्निकल है। इस रूल को आप बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगर इस रूल में आपने कंफ्यूजन हो गया जरा सा भी, आपको माइन्यूट सा कंफ्यूजन, पूरा कैपिटल गेन आपको कंफ्यूजन में डाल देगा। तो मैंने एक ब्रेन टीजर बनाया हुआ, ये ब्रेन टीजर क्वेश्चन है और ऊपर हेडलाइन लिखी है ट्रांसफर्ड बेसिस। क्या लिखी है? ट्रांसफर्ड बेसिस। ट्रांसफर्ड बेसिस का मतलब
जो प्रीवियस ऑनर है हमारे इस क्वेश्चन में, राम की बुक का जो बेसिस है वही हम क्या करेंगे, उसके सन की लिए बेसिस लेंगे। मतलब ऐसा सोचो कि राम के पास एक प्रॉपर्टी थी और उसका एडजस्टेड बेसिस था $80,000। तो राम ने अगर ये प्रॉपर्टी सन को दे दी है तो सन के लिए भी $80,000 हो जाएगी, लेकिन कंडीशन के साथ। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड बेसिस। तो कंडीशन क्या है, इफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ गिफ्ट वॉज इक्वल टू और ग्रेटर देन डोनर एडजस्टेड बेसिस। बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि सर ये जो आपने एडजस्टेड बेसिस लिखा है और साथ में हम पता करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू, तो कंडीशन क्या है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू उससे इक्वल टू या क्या होना चाहिए, एडजस्टेड बेसिस से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये रूल लगेगा। याद रहेगी ये बात, सिंपल सी बात है कि इफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ गिफ्ट वाज इक्वल टू और ग्रेटर देन डोनर एडजस्टेड बेसिस, तो हमें एक बात ध्यान रखना है कि हमें ट्रांसफर्ड का बेसिस लेना है रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि सर ये फेयर मार्केट वैल्यू का क्या होगा, इग्नोर करना है उसको। क्वेश्चन आते समय सिर्फ सिंपलीफाई उसको इग्नोर कर देना। इसीलिए नीचे मैंने मेंशन किया है, if the fair market value of the property at the time of gift was equal to or greater than donor adjusted basis, your basis in the property immediately after the gift will be the same as the donor adjusted basis is the time you receive the gift। तो सर ये फेयर मार्केट वैल्यू उन्होंने फिर दी क्यों, अभी आगे जाके समझ में आएगा सर कि वो फेयर मार्केट वैल्यू की है। लेकिन हमें एक बात हमारे ध्यान में ये हो जाना चाहिए, बहुत बड़े अक्षरों में इस बात को मेंशन कर लेना, नहीं तो यही भूल गए ना सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ये रूल कब लगता है, जब फेयर एफएमवी जो होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं एक्सेल में इक्वल टू का निशान नहीं बना सकता हूं इसलिए यहां पे लिख दिया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एडजस्टेड बेसिस ऑफ डोनर। अगर ये रूल लगता है तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको गेन का कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, एडजस्टेड बेसिस ऑफ डोनर को ले लेना है, बस सिंपल सी बात, और कुछ भी ध्यान रखने की आपको जरूरत नहीं, केवल गेन में नहीं लॉस में भी। तो अब अगर हम बात करें, ये रूल आपको समझ में आ गया, ठीक है सर। एग्जाम्पल भी दिया है, छोटा सा एग्जाम्पल बना दिया है बुक में मैंने। फॉर एग्जाम्पल, फादर गिव्स you XYZ stock today that is currently worth $1,000. Your father has an adjusted basis in the stock is $500. Your basis in the stock for purpose of determining the gain on any future further sale of the stock is $500। मतलब हमने सर एक गोल्डन रूल आपके अकॉर्डिंग ये बना लिया कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन एडजस्टेड बेसिस तो प्रीवियस ऑनर का ही बेसिस कंसीडर कर लिया जाता है। तो ये बात याद रखेंगे। लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू का क्या होगा, एक स्टूडेंट ने चैट बॉक्स में लिखा था, उसके लिए फिर यहां पर रूल अलग है। अब दूसरी कंडीशन है, इफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट इज लेस देन डोनर बेसिस। अब यहां पर बहुत सारे लॉजिक लगेंगे। कंडीशन क्या डाली गई है, कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है। इफ एफएमवी is less than adjusted basis, मतलब हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये राम है, ये उनके सन है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी को निशान बना लेते हैं। बहुत सारी चीजें मैं आपके यहाँ आपके साथ में डिस्कस करूंगा और आप पार्टिसिपेट करना। ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का एडजस्टेड बेसिस। अच्छा सब लोग बेसिस तो समझ गए ना, बेसिस का मतलब क्या होता है,
नहीं तो पता चला क्लास में लोगों को यही नहीं पता कि एडजस्टेड बेसिस क्या होता है। एडजस्टेड बेसिस मतलब एक तरीके से बुक वैल्यू, सिंप्लीफाई लैंग्वेज में बोले बुक वैल्यू, है ना। तो ये एक किसके पास प्रॉपर्टी थी, राम के पास। इसको यहां से कट करके ऊपर लिख देते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत टेक्निकल पार्ट है। सर एडजस्टेड बेसिस था 80,000 और इसकी ये एडजस्टेड बेसिस और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आप यहां पे लिख दे रहे हैं। फेयर मार्केट वैल्यू थी 60,000। अब ये राम ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी सन को, ये उठा के सन को दी थी, तो सन के लिए बेसिस क्या होगा, ये डिपेंड करता है कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर, सिंपल नहीं है। बोले सन के लिए 3 प्रकार के बेसिस हो सकते हैं, एक लॉस बेसिस हो सकता है, एक गेन बेसिस हो सकता है, एक नो गेन लॉस बेसिस हो सकता है। अब मैं आपसे बिल्कुल स्लोली एक बात पूछना चाह रहा हूं, ये रूल कब लगेगा, ये रूल किस कंडीशन में लगाना है, ये रूल आपको तब लगाना है जब आपकी फेयर वैल्यू क्या हो, लेस देन डोनर बेसिस हो, तब ये रूल लगाना है, और रूल एक एक करके लगाना। तो पहला रूल क्या है, लॉस बेसिस। अब समझते हैं सर लॉस बेसिस क्या है। तो ये 3 रूल बड़े काम के हैं और ये बहुत कंफ्यूज स्टूडेंट को कर देते हैं। उनका कहना है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिली है और अगर आप उसको फ्यूचर में सेल कर रहे हो, फ्यूचर में हम सेल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उस पर्सन के लिए जिसने इस प्रॉपर्टी को रिसीव किया था, उसके लिए जो बेसिस लेंगे वो फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। क्या कंडीशन बोली, बड़े ध्यान से सुनो। अगर डोनी फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी को सेल करता है, डोनी सेल द प्रॉपर्टी इन फ्यूचर, सेल द प्रॉपर्टी इन फ्यूचर, तो हम बेसिस लेंगे। अब ये क्यों लेंगे इसका भी लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा। बेसिस लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू। अब आप एग्जांपल लेते हैं सर, सन के पास ये प्रॉपर्टी आई, एडजस्टेड बेसिस था 80, फेयर मार्केट वैल्यू थी 60। सन ने इस प्रॉपर्टी को लेट से 40,000 में सेल कर दिया। अगर उसने उसको सेल किया है 50,000 में, तो यहां पर बेसिस हमें क्या लेना है, क्या लेना है, जल्दी बोलो बेटा, बेसिस क्या लेना है, 80,000 ले या 60,000 ले। बस ये बात आपको आनी चाहिए कि सर 60,000 लेंगे। तो आपको लॉस कितना हो गया, -10,000 हो गया ना, -10,000। अब ये 60,000 है ना, बेसिस हमने लिया है, और ये मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, फेयर मार्केट वैल्यू इज योर बेसिस। ये सब समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये क्यों लिया है, क्या कोई स्टूडेंट ये बात सोच सकता है, हमने सर अभी तक हम बता रहे थे कि अगर डोनर डोनी को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है तो ट्रांसफर्ड बेसिस लेते हैं, लेकिन यहां पर हमने ट्रांसफर्ड बेसिस को ना लेते हुए, 80,000 को ना लेते हुए फेयर मार्केट वैल्यू ली। उसका सिंपल रीजन है, आईआरएस आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं देना चाहता टैक्स का। अगर आप इस प्रॉपर्टी को फर्दर सेल कर रहे हैं 50,000 की प्रॉपर्टी को, और अगर आपको बेसिस यहां पर 80,000 अलॉट किया जाता, तो आपका लॉस कितना होता, 30,000 का लॉस होता। और इस लॉस को आप आगे क्या करते हैं, क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते, कैरी फॉरवर्ड कर देते कि नहीं कर देते। तो ज्यादा अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते तो अगले साल आपको 20,000 एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल जाती। तो आईआरएस ये चाहता है कि अगर आपको कोई गिफ्ट में प्रॉपर्टी मिली और आप उसको लॉस में बेच रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप टैक्स इवीजन या टैक्स प्लानिंग की कोशिश कर रहे हो। तो हमने क्या करा कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसको आपने गिफ्ट में रिसीव किया है, अगर आप उसको फर्दर सेल करते हो, कंडीशन क्या है, इफ योर फेयर मार्केट वैल्यू इज लेस देन एडजस्टेड बेसिस, तब हम कैपिटल गेन के कैलकुलेशन के लिए क्या ले लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस को कंसीडर कर लेंगे। तो पहला रूल समझ में आ गया आपको। अगर हम 80 ले लेते तो ये लेना नहीं है बेटा, है ना,
ये लेना नहीं, 80 ले लेते तो 30,000 आ जाता, इससे आईआरएस को नुकसान होता। और एक बात ध्यान रखिए, इनकम टैक्स एक्ट एक सेल्फिश एक्ट है, वो हमेशा चाहेगा ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेना आपसे, आपको कम से कम टैक्स बेनिफिट देना। तो उन्होंने ऐसा रूल बना दिया कि अगर कोई प्रॉपर्टी जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू उसकी एडजस्टेड बेसिस से कम है, इसका मतलब आपने जानबूझकर टैक्स प्लानिंग करने के लिए अपनी इस प्रॉपर्टी को गिफ्ट दे दिया है, और वो आपके बिहाफ पे इसको सेल कर देगा, और आप एडवांटेज उठा लोगे। तो हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे। तो हम अभी आपका एडजस्टेड बेसिस प्रीवियस ओनर का नहीं लेते हुए, अब सर आगे बढ़े तो ये बात समझ में आ गई, इसको बोलते हैं लॉस बेसिस। अगर ये प्रॉपर्टी को प्रॉफिट में बेचा होता, प्रॉफिट में सेल कर दिया होता लेट से, तो उसके लिए पहले इस रूल को पढ़ने से पहले इस रूल को पढ़ो। इफ द प्रॉपर्टी, ये दूसरा रूल है लेकिन मैं पहले तीसरा पढ़ा रहा हूं। इफ द प्रॉपर्टी इज लेटर ट्रांसफर फॉर मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू बट लेस देन डोनर बेसिस, मतलब बिटवीन। तो अब मैं आपको यहां दूसरा एग्जांपल देने जा रहा हूं, एग्जांपल नंबर 2। सेम केस, एडजस्टेड बेसिस 80,000, फेयर मार्केट वैल्यू 60। अब हम यहां पर जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, सन जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है ना, वो 1 लाख में सेल कर रहा है। तो सर सेल वैल्यू कितनी आ गई? अब बताइए यहां पे बेसिस कितना लेस करें? बेसिस 80,000 माइनस करें या 60,000 माइनस करें? तो यहां पर हम देखो एडजस्टेड बेसिस से ज्यादा जा रहे हैं, बिटवीन नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या लिखा? गेन बेसिस। तो यहां पर हम डोनर का बेसिस ले लेंगे। यहां पर हम क्या ले लेंगे उस केस में? डोनर का बेसिस। तो डोनर का बेसिस यहां पे क्या हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। तो फिर आपके लिए गेन कितना आएगा? मतलब आप टैक्स प्लानिंग नहीं कर रहे थे क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी फर्दर 80,000 के भी ऊपर बिक सकती है, इसीलिए हमने यहां पर बेसिस क्या ले लिया? डोनर का बेसिस ले लिया। क्योंकि कल को जो क्लाइंट है, जो टैक्स पेयर है, वो आर्ग्यूमेंट करेगा ना, बोले यार जब मैं लॉस में बेच रहा था तब आप फेयर मार्केट वैल्यू लेते थे क्योंकि आपको बेनिफिट होता था। अब क्योंकि इस प्रॉपर्टी को मैं उसकी कॉस्ट से ज्यादा पे बेच रहा हूं, तो आप फेयर मार्केट वैल्यू कैसे ले सकते हो? क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू ऑथेंटिक थोड़ी है। फेयर मार्केट वैल्यू तो अदर लोग डिसाइड कर रहे हैं। हमारी प्रॉपर्टी की तो बुक वैल्यू ऑथेंटिक है हमारे लिए। हमारे प्रीवियस फादर साहब के पास ये प्रॉपर्टी 80,000 की थी, मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, हमसे तो कस्टमर 1 लाख में खरीद रहा है, हमने 80,000 पे करके आए थे, हमने 80,000 पे खर्चा किया, तो हमारा एडजस्टेड बेसिस तो 80,000 ही है। और हम यहाँ पे प्रॉपर्टी को लॉस में नहीं बेच रहे, प्रॉफिट में बेच रहे, तो हम भी यहाँ पर गेन किस वैल्यू पे देंगे? तो हम यहां पर कौन सा बेसिस ले लेंगे? डोनर बेसिस। डोनर बेसिस यहां पर क्या कर लिया जाएगा? कंसीडर कर लिया जाएगा इफ यू प्रॉपर्टी। तीसरा रूल, इफ प्रॉपर्टी इज लेटर ट्रांसफर्ड फॉर मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब ये वाला तीसरा एग्जांपल, इससे ज्यादा बट इससे कम। मतलब अगर मैं यहां पर इस प्रॉपर्टी को थर्ड एग्जांपल में 70,000 में सेल करता हूं, प्रॉपर्टी कितने में सेल करना है बेटा? 70,000 में, और बेसिस यहां पर क्या ले? ये इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने एक बात लिखकर दे दी आपको। इफ द प्रॉपर्टी इज लेटर ट्रांसफर मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ गिफ्ट बट लेस देन द डोनर बेसिस, नो गेन इज रिकॉग्नाइज। तो क्या हम बेसिस लें जिससे नो गेन और नो लॉस रियलाइज हो? जल्दी बता दो बेटा, क्या गेन, क्या बेसिस ले लें? अगर आप थोड़े भी समझदार हैं तो, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा समझदार होने की जरूरत नहीं है यहां पे। 70,000 70 ले लोगे तभी तो 70 की चीज को 70 में बेचा, तो नो लॉस नो प्रॉफिट। तो सर यहां पर
बेसिस क्या हो जाएगा, सेल वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पर बेसिस हो जाएगा, सेलिंग वैल्यू ही ईयर बेसिस हो जाएगा। पूरा बात समझ में आ गई सर? तो सर मतलब अब हमको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन को करते समय कि फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है, फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तब क्या रूल लगेगा, और फेयर मार्केट वैल्यू। तो सर ये लॉस और गेन बेसिस के लिए इतना जरूर याद रखें कि इफ फेयर मार्केट वैल्यू इज लेस देन एडजस्टेड बेसिस तभी ये रूल एप्लीकेबल होता है। एफएमबी इज लेस देन एडजस्टेड बेसिस है, देन ओनली ये तीन रूल को अप्लाई कर रहे हैं। और अगर एफएमबी इज ग्रेटर देन एबी है तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड डोनर के बेसिस को ही कंसीडर कर लेंगे। कितने बच्चों को ये बात याद रह जाएगी? हैं क्लास में ऐसे बच्चे जिनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से याद रह जाएगी? नहीं सर कोई दिक्कत थी नहीं, इसमें क्या था, कोई दिक्कत तो नहीं थी इसमें। और कितने सिंपलीफाई तरीके से पढ़ा। और सर अब अगर हम इसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन अगर आप हमसे करा लो और हमारा अगर माइंड अच्छे से चलता है तो हम बता ही देंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन आपसे करवा लेते हैं। चलिए आपके सामने क्वेश्चन दिया है मैंने। Zen acquired an acre of land as a gift. At the time of gift, the acre had a fair market value of $20,000. The donor adjusted basis is 15,000. No gift tax was paid on the gift. No event occurred to increase or decrease her basis in the property. Jane later sold for 10,000. तो हमारे लिए तीन फिगर इंपॉर्टेंट है कि सर $10,000 में उसको सेल किया है, डोनर का एडजस्टेड बेसिस 15,000 था और यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है। फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो पहला ही रूल लग गया सर। तो पूछा जा रहा है गेन और लॉस क्या होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या इससे सरल क्वेश्चन कोई हो सकता है? इमीडिएटली आंसर आना चाहिए बच्चों का, इमीडिएटली क्लास में। सर बच्चों जैसा क्वेश्चन था ये, करेक्ट, आगे बढ़ जाइए। लॉक कर देते हैं इसको अपन, ये लॉक कर दिए। सर ये तो सिंपल था, आपने जानबूझ के पहला क्वेश्चन सरल डाला होगा, बट कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराने के लिए ये क्वेश्चन करवाया जा रहा हूं कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तीसरा क्वेश्चन, ये नहीं बनेगा आपसे अभी, फोर्थ और फिफ्थ बन जाएंगे। अभी उसके लिए प्रोविजन पढ़ने पड़ेंगे ना। जेरी रिसीव्ड 2 acre of land valued at 10,000 as a gift. Donor adjusted basis is 12,000. ठीक है सर। जेरी सब्सिक्वेंटली सेंड सोल्ड दी, यहां पे रूल लग गया सर, क्योंकि क्वेश्चन में 12,000 एडजस्टेड बेसिस दिया और वैल्यूड एट 10,000, तो कई बार क्वेश्चन में सीधे लिख के नहीं देंगे फेयर मार्केट वैल्यू, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर, क्या गेन आएगा इसमें? सर 20,000 में बेचा है तो क्वेश्चन में गेन नहीं पूछ रहे, लास्ट लाइन पढ़ो, व्हाट इज द बेसिस, तो एक ही तो बात बताई हुई है सर कि अब यहां पर हम पहले ये देखेंगे प्रॉफिट में बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे। सर प्रॉफिट में तो बेच रहे हैं और इवन उसके बेसिस से ज्यादा वैल्यू पर क्या कर रहे हैं, सोल्ड आउट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, 12,000। क्लियर है, ये जो क्वेश्चन पढ़ के आ रहे थे 12,000 इज द करेक्ट आंसर। तो ये सब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने क्लास को ढंग से पढ़ लिया, नहीं तो आप इसी को पढ़ पढ़ के कंफ्यूज होते रहोगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लास के लेक्चर ही आपको पास करने में हेल्प करने वाले हैं। सबसे बड़ा रीजन ही यही, ओन लैंग्वेज में विद एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम में आपको अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो एप्लीकेशन तो आप कर ही लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर देना है आप लोगों को।
Dearly received several acres of land from his mother as a gift. At the time of gift, the land had a fair market value of 95. तो सर 95,000 फेयर मार्केट वैल्यू मिल गई और मदर एडजस्टेड बेसिस 1,05,000. यहां पर रूल लग जाएगा क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू लेस देन है. सोल्ड द लैंड ऑफ 90,000. तो अब हमारा दिमाग लगाना है कि क्या हमने 90,000 में बेच दिया, मतलब लॉस में बेच दिया. तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है सर. लल्लू क्वेश्चन है बिल्कुल. आपने बताया था सर लॉस का बेनिफिट कम से कम मिलना चाहिए. खत्म. आगे समझ में क्या मुश्किल है? मुश्किल तब है जब आपको वो चार्ट के रूप में अगर बुक में ना बना के दिया, तब जाके मुश्किल हो जाएगा ये. इसीलिए सिंपलीफाई लैंग्वेज, जो लैंग्वेज का कमाल है बस वो आपको अब इसलिए समझ में आना शुरू होगा. सो कुछ पुराने स्टूडेंट बोलने लगे कि हमको इस बैच में इंट्रोड्यूस करा लो. तो पहले हम इतने डिटेल नोट्स मैंने आपको इसीलिए देने, थोड़ा सा समय जरूर लग जाएगा, लेकिन अगर आप इस क्लास को कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे ना, पास आप हो जाएंगे. या आपको क्वेश्चन करने के बाद समझ में आ जाएगा कि सर अब हमको इन नोट्स को पढ़ना है. तो रूल खत्म हो गया. अब सर एक रूल और है फर्दर. अभी तक हमने गिफ्ट टैक्स को कंसीडर नहीं किया. अब हम यहां पे गिफ्ट टैक्स के बारे में भी इंट्रोडक्शन देने जाने कि सर इसमें हम गिफ्ट टैक्स को क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे. तो एक बात ध्यान रखिए, साफ मेंशन किया गया है, डोनी बेसिस इन द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय गिफ्ट इन इज डोनर बेसिस इंक्रीज बाय एनी गिफ्ट टैक्स पेड एट्रीब्यूटेबल टू एप्रिसिएशन. मतलब अगर फेयर मार्केट वैल्यू, अच्छा गिफ्ट टैक्स कब लगेगा? जब क्या हो, एप्रिसिएशन होता हो. और एप्रिसिएशन किस कंडीशन में पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि फेयर मार्केट वैल्यू लेस देन एडजस्टेड बेसिस और गिफ्ट टैक्स लग जाए? एक बात आपको ये भी ध्यान देना है, क्या पॉसिबल है या नहीं है, ये आप समझ गए ये बात को? पॉसिबल है गिफ्ट टैक्स लगना अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि साफ बोला इंक्रीज ऑफ एनी एट्रीब्यूटेबल टू एप्रिसिएशन. तो एक फॉर्मूला दिया गया है यहां पर कि गिफ्ट टैक्स पेड निकालना है. तो जो गिफ्ट टैक्स पे किया है, फॉर्मूले अगर आपको, फॉर्मूले को आप देखिए, फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ गिफ्ट माइनस डोनर बेसिस, तो ये निकल के आया एप्रिसिएशन. कितना निकल के आया? एप्रिसिएशन. तो एप्रिसिएशन को हमने डिवाइड किया फेयर मार्केट वैल्यू से, जो टोटल वैल्यू थी. जैसे आप सोचो कि ऐसे सोचो, फॉर्मूले को समझे हम कि सर 80,000 की एडजस्टेड बेसिस था और फेयर मार्केट वैल्यू था 1 लाख. तो सर 20,000 का क्या हो रहा है? एप्रिसिएशन हो रहा है. एप्रिसिएशन 20,000 का है. और फॉर्मूले में अगर हम देखें तो एक वर्ड आ रहा है एनुअल एक्सक्लूजन. तो यूएस गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर हम हर प्रकार के गिफ्ट के ऊपर टैक्स लगा दें तो लोग आपस में, लोगों के बीच में सोशल बॉन्डिंग नहीं बढ़ेगी. तो उन्होंने बोला कि यार अगर आप 16,000 तक का गिफ्ट देते हो ना, तो आपके ऊपर गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा. तो एक एनुअल एक्सक्लूजन की लिमिट बना दी गई जो हर साल चेंज होती है. 2021 में 15,000 थी, 2022 में 16 है, 2023 में क्या होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर आप बाद में अटेम्प्ट दे रहे हो और बोलो सर आपने तो उस टाइम 16 पढ़ाया था, आप तो 17 हो गई. लिमिट याद नहीं करनी है, बार बार बोल रहा हूं. यूएस टैक्सेशन में आपको गिवन होगी क्वेश्चन में. तो आपको ये चीजें ध्यान रखते हुए मेरे इस लेक्चर्स को वॉच करना है. लिमिट आप रिप्लेस कर सकते हैं 2023 से. आप गूगल करेंगे 2023 के लिए एनुअल एक्सक्लूजन, आपको मिल जाएगा. आप देख लीजिए 2021 में 21-15. आपको समझदारी ये भी दिखानी आना चाहिए कि सर हमको गूगल करते आना चाहिए. अब देखो 17 हो गई है, 2022 में 16 थी, अब 2021 में 15 है. तो अब अगर हर चीज के क्वेश्चंस को रिप्लेस करना मुश्किल होता है, इसीलिए एक पीडीएफ बना के दे दी जाती है कि सर ये सारी चीजों को कंसीडर कर लीजिए. तो लिमिट जहां कहीं भी फिगर्स आते हैं,
अब आप अगर एग्जाम कब देने जा रहे हैं मैं तो नहीं जानता हूं कि आप, क्योंकि अब कोई स्टूडेंट 1 महीने बाद एग्जाम देने जा रहा हो तो उसके लिए 2000 अप्रैल के बाद एग्जाम देने जा रहा हो तो 2023 लग जाएगा। कोई स्टूडेंट पहले देने जा रहा हो या कोई अगले साल दे 2017 में एग्जाम दे, उसने मेरे लेक्चर पहले से बाय करके रखे हुए हैं, तो उसको ये एक काम करना पड़ेगा, अपने ईयर को देखते हुए ये चेंजेस कर लेने पड़ेंगे। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। तो अभी जो हमने 16,000 की बात करी सर, फॉर्मूले में उन्होंने बोल दिया कि हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से जो फिगर निकल कर आएगा उसको बेसिस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब बेसिस में जो गिफ्ट टैक्स का पेमेंट किया उसको प्लस कर दिया जाता है। तो यहां पर एक 16,000 का क्या है, आपको एक्सक्लूजन मिलेगा, और इस फॉर्मूले से जो गिफ्ट टैक्स निकल के आएगा उसको बेसिस प्रोपोर्शनेटली क्या कर दिया हमने, क्योंकि गिफ्ट टैक्स एप्रिसिएशन पे लगाया जाता है तो सारा का सारा तो नहीं लगा देंगे, तो उन्हें एक फॉर्मूला लगा दिया, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस डोनर बेसिस इज इक्वल टू जो डिफरेंस है उतने प्रोपोर्शनेट वैल्यू पर एप्रिसिएशन की वैल्यू के कारण हम क्या करेंगे, एडजस्टेड बेसिस को इंक्रीज कर देंगे। अब सर कोई प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिली है तो आप उसको फर्दर सेल नहीं कर रहे हो। इफ द गिफ्ट प्रॉपर्टी इज इमीडिएटली यूज्ड एज ए बिजनेस प्रॉपर्टी, द बेसिस फॉर द डेप्रिसिएशन इज डोनर एडजस्टेड बेसिस। बस ये बात ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट के रूप में मिल रही है, आप उसको फर्दर सेल नहीं कर रहे हैं, केवल बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो बेसिस क्या ले लिया जाएगा, डोनर का एडजस्टेड बेसिस कंसीडर कर लिया जाएगा। सर अभी हमने इसको क्या किया, गिफ्ट को ले लिया और अभी पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं और कुछ समय बाद उसको बिजनेस में ट्रांसफर कर लिया, तो फिर एक अलग से रूल है। अब रूल है तो फॉलो करना पड़ेगा। इफ द गिफ्टेड प्रॉपर्टी लेटर कन्वर्टेड फ्रॉम पर्सनल टू बिजनेस यूज, लोअर ऑफ द ट्रांसफरर एडजस्टेड बेसिस और द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ये सर याद रखने पड़ सकते हैं। ये टेक्निकल पॉइंट है कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिली, जैसे आपके फादर साहब ने आपको एक गोल्ड चेन गिफ्ट करी, आपने उसको गले में डाल लिया, पहनना शुरू कर दिया, दिस इज योर पर्सनल प्रॉपर्टी। अब उस गोल्ड चेन का बिजनेस की प्रॉपर्टी में लेकर आ गए, या गोल्ड चेन तो एक सही एग्जांपल नहीं होगा क्योंकि वो तो सेल करने के लिए आ गए, हम कार के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें। अब कार को हम, एक कार आपके फादर साहब ने आपको गिफ्ट करी, आपने उसको पर्सनल यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आपको लगा कि यार मैं तो अब ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस स्टार्ट कर, तो ये कार को मैं ना हायरिंग के लिए लगाना चाह रहा हूं, तो आपने इससे बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो बोले जिस दिन आप पर्सनल प्रॉपर्टी से बिजनेस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करोगे उस दिन एडजस्टेड बेसिस और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में से जो क्या है, कम है। ये क्यों उन्होंने, गवर्नमेंट ने रूल बनाया, क्योंकि बिजनेस प्रॉपर्टी के ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लोगे तो अगर आप ज्यादा वैल्यू हम आपको अलाउ कर देंगे, एडजस्टेड बेसिस और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में से जो कम बोला है, अगर हम आपको ज्यादा वैल्यू अलाउ कर देंगे कि फेयर मार्केट वैल्यू और एडजस्टेड बेसिस दोनों में से जो ज्यादा है उसको कंसीडर कर, तो आप डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम कर लोगे, और डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम कर लोगे तो इनकम टैक्स का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, इनकम टैक्स कम पे करोगे। तो इसीलिए उन्होंने रूल बना दिया कि जिस दिन पर्सनल प्रॉपर्टी को बिजनेस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसफर का बेसिस और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में से जो कम है उसको कंसीडर करते हैं। ये उन्होंने ये सोचकर बनाया। ये लेवल तक आप अगर पहुंच गए तो आपको सब कुछ आ जाएगा। ये था सर डेप्रिशिएबल बेसिस। अब ये एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट जो कि आपको गिफ्ट टैक्स में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मैंने यहीं पर डाल दिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं इनहेरिटेंस वर्सेस गिफ्ट के ट्रीटमेंट के ऊपर। तो यहां पर आपको थॉट ऐसे जब निशान बना आ जाए तो समझ लेना कि बहुत टेक्निकल पॉइंट को सर ने यहां पे मेंशन किया होगा, तो आपको बहुत सोच समझ कर यहां पर पढ़ना है। एज यू कंसीडर मेकिंग गिफ्ट, कीप इन माइंड दैट very different rules determine tax basis for property someone received by gift versus someone received by inheritance। तो सर टैक्स के बेसिस कैलकुलेशन के लिए गिफ्ट वर्सेस इनहेरिटेंस में अलग अलग रूल हैं। जब आप रिव्यू प्रोवाइडर्स की बुक्स पढ़ेंगे तो वो यहां पर इस पॉइंट को मेंशन ही नहीं करते। वो मेंशन करते हैं 10वें नंबर पे जाके इनहेरिटेंस पढ़ाते हैं, तीसरे नंबर पे गिफ्ट पढ़ाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो मैंने इसको यही डाल दिया, क्योंकि मुझे तो पूरा ओवरऑल टैक्स पता है ना कि कहां क्या रूल आ सकता है। तो ध्यान रखिए दोनों में रूल अलग है। इफ योर सन इनहेरिट योर प्रॉपर्टी, टैक्स बेसिस वुड बी फेयर मार्केट वैल्यू। रूल बना लीजिए, इनहेरिटेंस के लिए एक ही रूल है, टैक्स बेसिस क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू। और इधर अगर गिफ्ट मिलती है तो जो प्रीवियस ऑनर का टैक्स बेसिस था वही कंसीडर किया जाता है। मतलब ये दो लाइन पे आपको बहुत ध्यान देना है, इसके ऊपर मैंने बहुत कुछ यहां पर मेंशन कर दिया है, एग्जांपल उठा दिया है। लेकिन आपने अगर इन बात को, ये सेल्फ रीडिंग में आपसे हो जाएगा। मैंने की पॉइंट्स को यहां पे हाईलाइट कर दिया कि सर इनहेरिटेंस में फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं, गिफ्ट के केस में क्या लेते हैं, डोनर का एडजस्टेड बेसिस लेते हैं। और वो जो हम एक फर्दर रूल पढ़ के आ चुके हैं कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू इज लेस देन क्या, डोनर एडजस्टेड बेसिस, तब वो जो हमको लॉस का रूल, गेन का रूल और वो रूल लगाना पड़ता वो अलग है। लेकिन ओवरऑल दो ही रूल है, प्रीवियस ऑनर का बेसिस गिफ्ट के केस में, इनहेरिटेंस के केस में केवल फेयर मार्केट वैल्यू को लिया जाए। एग्जाम्पल दिया हुआ मैंने यहां पे, एक मदर है, उनका टैक्स बेसिस था $60,000, फेयर मार्केट वैल्यू थी $300,000। मदर गिव्स यू द हाउस एज ए गिफ्ट, योर टैक्स बेसिस वुड बी 60,000 गिफ्ट में। If you inherit the spouse after your mother death in 2022, the tax basis would be 300 लाख। देखिए कितना जमीन आसमान का फर्क बढ़ गया। क्यों? अगर वही प्रॉपर्टी, मतलब सोचो कितने लेवल की टैक्स प्लानिंग होती होगी कि कोई यूएस में किसी के पास कोई बहुत बड़ा घर हो और उसकी मदर बिल्कुल डेड बेड पर हो, तो वो बेचारा टेंशन में आ जाएगा, बोले मदर तो जाने वाली है, चलो ठीक है, अब उम्र हो गई 95, माँ तो खैर हमेशा किसी भी एज की रहे। बट अगर हम एक प्रैक्टिकल सिनेरियो से पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखो टैक्स का कितना खतरनाक रूल है यहाँ पे। इनहेरिटेंस हाउस में फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे, बताइए टैक्स पेयर को क्या नुक्स, टैक्स पेयर को अगर ये गिफ्ट में मिल जाती है और उसके 1 महीने बाद उसकी मदर की डेथ हो जाती, जो प्रॉपर्टी उसको एज ए इनहेरिटेंस में मिलनी चाहिए थी, तो टैक्स पेयर को सबसे बड़ा नुकसान क्या हो जाएगा फर्दर सेल करने पे, बता सकते हैं आप? टैक्स पेयर को कोई नुकसान है यहाँ पे? नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान है सर। अगर वो 3,10,000 में इस प्रॉपर्टी को बेचता है तो उसके लिए कैपिटल गेन 3,10,000 माइनस 60,000 आ जाएगा। तो 310 माइनस 60 कितना हो गया जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, गेन इज इट 2,50,000। और अगर यही प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिली होती तो गेन किस पे आ जाता? तो इनहेरिटेंस और गिफ्ट, तो आप सोचिए कि कितने बड़े लेवल की टैक्स प्लानिंग होती होगी एक इंडिविजुअल के लेवल पे। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना, वो इनहेरिटेंस है या गिफ्ट है, क्या है, अगर किसी को प्रोविजन अच्छे से पता हो तो। और हमारे इंडिया जैसे तो है नहीं कि सेटिंग हो जाएगी सर बाद में, वहां पर एक बार ट्रांजेक्शन हो गया तो फिर कैपिटल गेन आ जाएगा, फिर टैक्स भरना ही पड़ेगा अगर गलत क्लॉज में भरती है। इसीलिए इनरोल्ड एजेंट एक वैल्यूएबल यूएस टैक्सेशन का प्रोग्राम, इसीलिए तो आप कहीं सुनते भी होंगे हाईएस्ट क्रेडेंशियल ऑफ अमेरिकन टैक्सेशन, इवन बिगर देन सीपीए। क्यों? क्योंकि सीपीए के पास सीपीए के पास तो स्टेट स्पेसिफिक लाइसेंस होता है, आपको पता है ना, लेकिन इनरोल्ड एजेंट के पास पूरे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्रैक्टिस का पावर होता है। तो कभी भी इनरोल्ड एजेंट यूएस सीपीएस से कम नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, मार्केटिंग के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट बोल देते हैं कि सीपीए सीपीए, लेकिन इनरोल्ड एजेंट इज आल्सो वैल्यूएबल प्रोफेशन, क्योंकि इसके पास जो लाइसेंस है वो यूएस के पूरे स्टेट में टैक्स का, क्योंकि एक स्पेशलाइजेशन है, टैक्सेशन ओनली टैक्सेशन। सीपीए में ब्रॉडर एरिया है, लाइक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आ गया आपका, ऑडिटिंग आ गया, टैक्सेशन आ गया, तो वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ओर है, लेकिन ये एक स्पेशलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन है। तो यहां पर हमारे प्रॉपर्टी बेसिस का पॉइंट ऑफ व्यू भी क्या होता है, कवर होता है। इसको हमने बहुत डिटेल में कवर करने की पूरी कोशिश